आज से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत। सबसे पहले इस प्राइम बुलेटिन में एक बड़ी खबर हम आपको देंगे। यह मामला कानपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। उसी मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। 3 आरोपियों में कोरोना की पुष्टि हुई। उन लोगों में जो पुलिस टीम पर हमला करने में शामिल थे, उनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। 29 अप्रैल को पुलिस की टीम पर बजरिया थाना इलाके में हमला हुआ था। पुलिस की टीम पर, मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था। पुलिस ने 20 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और उनमें से 3 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब यह सवाल है कि अगर पुलिस पर हमला इन लोगों ने किया, मेडिकल टीम पर हमला किया था, अब मेडिकल टीम इनका इलाज करने से मना कर दे, फिर कैसे बचेगी इनकी जिंदगी? हॉटस्पॉट वाले इलाकों में हमले के चलते सभी का कोरोना का टेस्ट हुआ था। 20 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और 20 में से 3 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये उस वक्त की तस्वीरें, उस वक्त की घटना आपके जहन में एक बार फिर से ताजा हो जाए, इसीलिए हम तस्वीरें भी साथ में चला रहे हैं कि कैसे मेडिकल की टीम पर, उन स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था जो अब इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिंदगी बचाएंगे। अब इन पत्थर मारने वालों को, इन मारपीट करने वालों को, अपना गुस्सा मेडिकल टीम पर, मेडिकल स्टाफ पर निकालने वालों को उन्हीं का सहारा है। अब इन्हें सहारा है कि ये स्वास्थ्य कर्मचारी, ये डॉक्टर्स इनकी जिंदगी बचाएं। उस वक्त इन्होंने ये सब नहीं सोचा। उस वक्त इनके जहन में न जाने किस तरह के ख्याल थे, न जाने क्यों इन्होंने टीम पर हमला किया। भीतर न जाने ऐसी कौन सी खींच है या किस तरह की अफवाह की चपेट में ये आए, इन्होंने पुलिस की टीम पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया। और अब कहीं ना कहीं महसूस होगा कि कितना बड़ा गुनाह किया था, कि अब उन्हीं लोगों के भरोसे इनकी जिंदगी है, जिनकी जिंदगी छीनने का लक्ष्य था, जिनकी जिंदगी छीनने के लिए ये गलियों में दौड़े और मेडिकल स्टाफ को दौड़ाया। खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर एक और कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है। संख्या यहां पर भी बढ़ गई है। बुलंदशहर में संख्या हो गई है 59, मरीजों की संख्या 59 हो गई है और एक मरीज की अब तक मौत भी हो गई है, जबकि 23 लोग 59 में से ठीक भी हो गए हैं। एक और कोरोना का पॉजिटिव केस बुलंदशहर से भी आ गया है। केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। आज बढ़े हुए केसेस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और एक और कोरोना का पॉजिटिव मिला है। जिले में ये संख्या 59 हो गई है। हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में खुद को आग लगा ली, जिसके बाद युवक बुरी तरह से झुलस गया। दरअसल युवक ने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी। शराब के नशे में दोस्तों से झगड़ा होने पर उसने ये कदम उठाया था। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने युवक के आरोपी दोस्तों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच में जुट गई है। तो शराब के कारण अब इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये मामला हापुड़ से सामने आया, जहां पर शराब पी, दोस्तों ने एक साथ मिलकर शराब पी। उसके बाद इनके बीच में विवाद शुरू हुआ और एक युवक ने खुद को आग लगा। और इसी खबर पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और बलराम आपको विस्तार से जानकारी देंगे इस युवक के बारे में, इनके बीच हुए विवाद के बारे में और पुलिस ने उनके दोस्तों पर जो एफआईआर की, वो सारी जानकारी देंगे। बलराम, वाकई इसी शराब बेचने के बाद इस तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे कि लॉकडाउन के दरमियान एक तो ये लोग आपस में मिलेंगे तो शराब भी पी जाएगी, एक दूसरे के ग्लास छुए जाएंगे, चखने का इस्तेमाल होता है वो छुआ जाएगा, यानी कि कोरोना संक्रमण को बढ़ावा पहला, क्योंकि मेरठ में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और उसके बीच में शराब के साइड इफेक्ट्स हैं अलग। तो इस केस के बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिए राजीव, सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो कंटोनमेंट जोन है उनको छोड़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या हॉट स्पॉट से जो दूर इलाके हैं, वहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। लेकिन जो पिलखुआ में तस्वीर देखने को मिली है, ख़ासतौर से हापुड़ ज़िले के पिलखुआ में, वहाँ पर एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, पहले शराब पीता है,
जुआ खेलता है, उसके बाद उस जुए खेलने के दौरान में विवाद होता है तो वो युवक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा लेता है। फिलहाल जो उसके दोस्त होते हैं वो बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 20% ये युवक जल चुका है। लेकिन अब जो स्थिति है वो काफ़ी सुधार है उसकी स्थिति में, और डॉक्टरों का कहना है कि लगातार उपचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो स्थिति उसकी धीरे धीरे सुधार में आ रही है, यानी कहा जाए कि खतरे से बाहर है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो परिजनों की शिकायत है उसके आधार पर उसके 3 दोस्तों के खिलाफ पैसे छीनने और मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है राजीव, और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये पिलखुआ यानी हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें नहीं है। आप चाहे बागपत को देख लीजिए, चाहे नोएडा को देखिए, चाहे बुलंदशहर को देखिए, हम मेरठ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी देर शाम तक दुकानें खोली गई थी शराब की। तो स्थिति ये है कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखी, लोगों की काफी लंबी लाइनें दिखी। अगर ये कहा जाए कि जो लाइनें, जो भीड़ मंडियों में, राशन की दुकानों में, मेडिकल स्टोर के बाहर लगी हुई देखने को मिलती थी, उससे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों के बाहर देखने को मिली। जो प्रयास सरकार का था कि धीरे धीरे कई सेक्टरों में छूट दी जाए और उसी क्रम में शराब की दुकानों को खोलने का जो प्रयास किया गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना सब्र तोड़ा है। और जो तस्वीरें आई हैं बाहर निकल करके, वो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं और ये कहने को बिल्कुल मजबूर सवाल खड़े करती हैं। और बलराम, सवाल ये भी जिस तरीके से आप देखिए जी। शहर के अन्य बिल्कुल सभी इलाकों से इस तरह की वाकये सामने आ रहे हैं। बलराम, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो मनोवैज्ञानिक है, जो एम्स के डॉक्टर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि शराब की खपत को कम करते, लोगों को शराब से दूर ले जाते, लेकिन सरकार ने रेड, ग्रीन, ऑरेंज जितने भी जोन हैं सभी जगहों पर शराब बेचने का जो फैसला लिया, उसने शराब को न सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया, बल्कि ऐसे दरमियान में, एक ऐसे दौर में जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो चिढ़े हुए हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा घरों में रहकर हो गया है, ऐसे वक्त में शराब परोसकर उनके घरों में घरेलू हिंसा के मामलों को बढ़ाने का काम भी सरकारों ने किया है। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये बहुत चिंताजनक है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, हमारी इकोनॉमी को शराब के बूते ना छोड़कर दूसरी तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया, और जो आशंका थी कि शराब बिकेगी और उसके बाद घरेलू हिंसाएं और इस तरह की खबरें आएंगी, वो शुरू भी हो गया है। ग्रेटर नोएडा में दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। असल में लॉकडाउन के दौरान दोनों एक घर में बैठे हुए थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बाद में आरोपी दोस्त ने खुद को पुलिस चौकी पर पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसे हम प्रमुखता से उठा रहे हैं और जो घर घर की कहानी बन गया है, ऑनलाइन क्लासेस, जहां रोजाना बच्चे जुड़ते हैं टीचर्स के साथ, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस में अश्लीलता परोसी जा रही है, अश्लीलता फैल रही है। लगातार स्टूडेंट्स, जो छात्राएं हैं, जो शिक्षिकाएं, जो टीचर्स हैं, महिला टीचर्स हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस मुसीबत बनती चली जा रही है, क्योंकि अश्लील कंटेंट यहां डाला जा रहा है, परेशानियां हो रही हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, आईडी छिपाकर छात्र अश्लील बातें कर रहे हैं। ये भी खबरें आई हैं कि कुछ हैकर्स आईडीज हैक कर रहे हैं और उसके बाद अश्लील कमेंट कर रहे हैं, अश्लील टीचर से बातें, स्टूडेंट्स पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। ये और ऑनलाइन क्लासेस में ही अश्लील फिल्म तक चलाने के मामले सामने आए हैं। शिक्षक, स्कूल संचालक छात्रों की हरकतों से बहुत परेशान है, हैरान भी है कि छोटी छोटी उम्र की, यहाँ तक कि तीसरी चौथी क्लास तक के बच्चों की इस तरह की घटनाएं उन्होंने की है, इस तरह की हरकत उन्होंने की है, ये सामने आया है। अब जरा पूरा मामला आप समझ लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में छात्राओं और शिक्षिकाओं से अश्लीलता की गई है। ये खबर है
क्या किया जा रहा है? अपनी आईडी बनाई जा रही है और आईडी छिपा कर छात्र अश्लील बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐप्स में ऐसा है कि नाम नहीं आता है स्टूडेंट्स का, सिर्फ आईडी से आती है। ऑनलाइन क्लास में ही अश्लील फिल्म चलाई गई है। शिक्षक, स्कूल संचालक वो परेशान है, उनका परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो इस उम्मीद से आते हैं कि ज्ञान देंगे, चरित्र का निर्माण करेंगे, लेकिन चरित्र का निर्माण होना तो दूर है, वहाँ इस तरह का माहौल है कि वहाँ पर कुछ देर रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस तरह का माहौल ऑनलाइन क्लासेस में शुरू हो गया है जो बहुत ख़राब है। दूसरे देशों से हम इस बाबत सीख नहीं पाए बहुत कुछ। अब ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी की है, ये भी आप समझिए। बच्चों की पढ़ाई ना छूटे इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं। घर पर बैठे बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, वो क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में कोर्स उनका पूरा होता रहे, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं। लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है? अब बच्चे चूंकि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहे हैं, तो ऐसे में लोड भी उन पर ना बढ़े, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, उनका सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है, ताकि एक बार में पढ़ाया जाए तो वो उन पर दबाव डालेगा। रोज़ पढ़ाई करते जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रोज़ पढ़ाई करते रहने से पढ़ाई में छात्रों का, बच्चों का मन लगा रहेगा। और इस इरादे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। एक अच्छी पहल इसको माना जा रहा है, और अच्छी पहल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी पहल है, लेकिन इस माध्यम का जो दुरुपयोग हो रहा है वो चिंतनीय बात है। ऑनलाइन क्लासेस अपने आप में अच्छी है, क्योंकि विश्व के कई बड़े मुल्क जो विकसित देश हैं वहाँ ऑनलाइन क्लासेस का चलन है। तो ऐसे में वहाँ पर जो सेफ्टी, वहाँ पर जो टेक्निकल खामियों को दुरुस्त किया गया, वहाँ पर जो इस तरह की समस्याएं आई, जैसे वो निपटें वैसे ही हमें भी निपटने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि सरकार साइबर टीम की मदद ले, कोई विशेष प्रावधान इसके लिए करे, विशेष सिक्योरिटी ऐप्स बनाए जाएं, और जो जूम ऐप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए छात्र पढ़ाई करें, उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको देंगे कोरोना का अपडेट। कोरोना का आंकड़ा 46,000 पूरे देश में आंकड़ा पार कर गया है। देश में 46,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा है। बीते 24 घंटों में 3900 केस मिले। ये बहुत चिंताजनक है और बहुत बड़ी खबर है। 3900 केस बिल्कुल 24 घंटे में। बीते 24 घंटों में 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई है। 195 मरीजों की 24 घंटे में मौत हुई है। जो ये 3900 का आंकड़ा है, ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है, क्योंकि 2500 के करीब ये आंकड़ा अब तक पहुंच रहा था। लेकिन देखिए फेज 3 में हम हैं, और फेज 3 में लॉकडाउन के 3900 का आंकड़ा बिल्कुल 24 घंटों के भीतर, जो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से कल जो जानकारी दी गई थी कि बीते 5 से 6 दिनों में ही 10,000 के पार यह आंकड़ा पहुंचा है। यानी कि इसने रफ्तार बहुत तेज अपनी कर ली है, रफ्तार बहुत तेज है इस वक्त, इसका पहिया बहुत तेज घूम रहा है कोरोना का, और बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकता है। और इस बीच में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, शराब की दुकानों पर उमड़ रही लोगों की भीड़। आंकड़ा 46,000 के पार, चिंताजनक बात। बढ़ते आगे, कौशाम्बी में बिन बारात के ही अनोखी शादी देखने को मिली। यहां पर मास्क लगाकर दूल्हा और दुल्हन ने साथ फेरे लिए। असल में लॉकडाउन के चलते दूल्हा पक्ष के सिर्फ 5 लोग बारात लेकर पहुंचे थे, और इस दौरान बारातियों की आवाभगत के लिए वधु पक्ष ने भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वधु पक्ष ने सभी को साबुन से उनके हाथ धुलवाए, आवाभगत करवाए, सैनिटाइजर करवाए। बड़ी अच्छी बात है। इसका एक पहलू ये भी है कि हमारे देश में इस तरह का चलन है कि लड़की पक्ष कर्जे में डूब जाते हैं, और वो भव्य शादी को, ताकि समाज वाले देखें, दिखाने के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी शादियों में खर्च कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का चलन बढ़ेगा कि शादियां इतने भव्य तरीके से ना होकर सादगी भरे तरीके से होंगी। सरकार के आदेशों के बाद नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आदेश दिए, और उनके आदेशों के बाद 2 जोन में इसको बांटा गया है। इसमें एक कंटेनमेंट जोन है और एक नॉन कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में तकरीबन 34 इलाकों को रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की को लेकर ही डिलीवरी की जाएगी। वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, IT सेक्टर, फूड, मेडिसिन आदि को खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो गौतम बुद्ध नगर को 2 जोन में बांटा गया है, और जो रियायत मिली है उसी के मद्देनजर ये विभाजन किया गया है। अब खबर आपको जम्मू कश्मीर से देंगे। हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर और खासतौर से हंदवाड़ा से लगातार खबरें आ रही हैं। 4 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक जवान भी शामिल है। अश्विनी यादव शहीद हो गए गाजीपुर के। बड़ी खबर और दुखद खबर, हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। 5 जवानों की शहादत के बाद उनके गम को देश भुला भी नहीं पाया था कि 4 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। हंदवाड़ा से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। हंदवाड़ा में ही सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हुए हैं। देश के 5 जवान, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं, जो हंदवाड़ा में शहीद हुए थे, उनके पार्थिव शरीर अभी तक घरों तक पहुंच नहीं पाए हैं कि 4 सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हो गए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले अश्विनी यादव भी शामिल हैं। गुजरात से जौनपुर मजदूर पहुंचे हैं। 1200 मजदूर साबरमती एक्सप्रेस से जौनपुर में पहुंचे और सभी श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनके घरों तक अलग अलग बसों के जरिए 45 के करीब बसों के जरिए भेजा गया है। तो ये सभी गुजरात में फंसे हुए थे, वहां से वापस लौटने की मांग कर रहे थे और इनको लाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि गुजरात में अभी भी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी मजदूरों ने वहां पर प्रदर्शन किया, सड़क पर आकर ये कहते हुए कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनसे किराया मांगा जा रहा है जिन जिन घरों में वो रह रहे हैं। और सड़कों पर आकर उन्होंने खूब हंगामा किया। और इस बीच में इसी कड़ी में कुछ लोगों को जो वहां पर फंसे हुए थे, उनको परिवार समेत लाया गया है जौनपुर। अब जौनपुर जब आई है ये साबरमती एक्सप्रेस, यहां से इनके गृह जिलों तक इन सभी लोगों को पहुंचाया जाएगा। एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एबीपी गंगा आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाता रहा है और उठा रहा है। इस बीच में हमारी खबर का असर हुआ है। कोरोना काल में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की श्रमिक ट्रेन से घर वापसी पर किराया ले जाने की खबर को दिखाने के बाद सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन मजदूरों से किराया लिया गया है उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। घर वापसी के आस लिए करीब 40 दिनों से बेरोजगार बैठे और दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के टिकट पर सियासत जोरों पर है। कई विपक्षी दलों ने तो सरकार पर हमला बोला और मजदूरों के टिकट की रकम भरने की बात कही। इस पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने की बात कभी नहीं की गई। उनकी यात्रा खर्च का 85% हिस्सा रेलवे ने, जबकि 15% बोझ राज्य सरकारों ने उठाया है। हालांकि वो ये दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उनसे किराया लिया गया, जो चिंताजनक है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी निर्णय लिया गया है कि उनसे किराया नहीं वसूला जाएगा। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।